आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज फतेहपुर की समस्याओं के बारे में मैं विस्तार से कुछ चर्चा करने वाला हूं, जो स्वास्थ्य विभाग से है, शिक्षा विभाग से है, ग्राम विकास विभाग से है और अन्य तमाम विभागों से। इसके लिए आवश्यक है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आपके लिए 1 सेकंड का काम है। फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपके लिए मात्र कुछ सेकंडों का खेल है और उससे हमारी कुछ मदद हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। साथियों, विगत दिनों भारी वर्षा के कारण मलवा विकासखंड के हरदौली गांव में एक घर गिर गया। घर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घर वर्षा के कारण गिरा, दैवीय आपदा थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो हमारे फतेहपुर के आंकड़े बताते हैं कि एक भी पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने के लिए नहीं बचा था, जिसके कारण शासन द्वारा फिर से सर्वेक्षण का कार्यक्रम इस वर्ष चलाया गया, जो फरवरी में पहले पूरा होना था, लेकिन फरवरी में पूरा न हो करके और संभवतः सर्वेक्षण का कार्य अभी तक चला जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जब वो मकान कच्चा था तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ग्राम पंचायत सचिव जिम्मेदार है सब उस गांव का। तो घर गिर जाने के बाद जब 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, तो क्या उस संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने का दायित्व संबंधित खंड विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी को नहीं बनता? कल ही धाता ब्लॉक में भी कोई घटना घटी जिसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और वो भी चिकित्सा के लिए सदर अस्पताल में भर्ती हुए। कोराई दंगल में प्रतिभाग करने आए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और फतेहपुर के पूर्व सांसद राकेश सचान जी उन घायलों को देखने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। उनके साथ में पूर्व इनकी विधायक करण सिंह पटेल जी भी थे और वहाँ पर जो खबरों में आया कि वहाँ एक जो CMS होते हैं जिनके ऊपर अस्पताल की व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, उनका एक कथित PA जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, उसने इस प्रदेश के ताकतवर कैबिनेट मंत्री को भी गुमराह कर दिया। जब उन्होंने उससे पूछा उस धाता के घायल परिवार को, घायल व्यक्ति को, कि इसका एक्सरे हुआ कि नहीं, तो उस कथित PS ने बताया कि इसका एक्सरे हो गया, जबकि उस व्यक्ति ने बताया कि अभी तक उसका एक्सरे नहीं हुआ और उसकी पुष्टि संबंधित डॉक्टर द्वारा भी कर दी गई। इस घटना से तिलमिलाए कैबिनेट मंत्री ने तत्काल कोतवाल तारकेश्वर राय को बुलाकर उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने को कहा और पुलिस उसको वहां से ले गई। माननीय मंत्री जी ने वहां पर एक बात कही कि यहाँ जो खेल चलता है इसकी उनको जानकारी है। मान्यवर, आप इस ज़िले के
5 साल तक सांसद भी रह चुके हैं। यहाँ के एक एक विभाग की जानकारी आपको है। हर विभाग में चलने वाले खेल की जानकारी आपको है। और आज आप उत्तर प्रदेश शासन के एक मजबूत कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो जब आप फतेहपुर के हर विभाग में होने वाले खेलों की जानकारी रखते हैं तो उन खेलों को दूर करने का प्रयास भी आप ही को करना चाहिए। हो सकता है आज आप भोगनीपुर से विधायक हों और पुनः आप फतेहपुर के सांसद पद के भी प्रत्याशी हो जाए। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। फतेहपुर के स्वास्थ्य विभाग का हाल तो ये है कि यहाँ पर खुलेआम कुकुर मुत्तों की तरीके अवैध नर्सिंग होमों का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। केवल शहरों में ही नहीं, कस्बों तक में ये काम बड़ी तेज़ी से पसर रहा है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फतेहपुर में कार्यरत डिप्टी सीएमओ मिस्टर इश्तियाक अहमद, जो कि पंजीयन के प्रभारी भी हैं और इन अवैध नर्सिंग होमों को बंद कराने की, सील्ड करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को। लेकिन उनके द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, क्या माननीय कैबिनेट मंत्री को इसकी जानकारी शायद नहीं है। डिप्टी सीएमओ द्वारा तमाम ऐसे अवैध नर्सिंग होमों को प्रशिक्षण को प्रश्रय दिया जा रहा है जो खुलेआम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मीडिया कर्मियों को, प्रेस को तो वो कुछ समझते ही नहीं हैं और न तो वो उनसे बात करना पसंद करते हैं और न उनकी सलाह पर अमल लाना ही उनकी जिम्मेदारी है। मैं गैरों की बात नहीं करता, मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। मैंने कई बार हदगांव स्थित एक अवैध नर्सिंग होम को बंद कराने के लिए उनको मैंने प्रमाण भी दिए, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यदि किसी अवैध नर्सिंग होम को सील्ड करने की कार्रवाई उनके द्वारा की भी जाती है तो वो प्रतिद्वंदी नर्सिंग होम संचालक के कहने पर की जाती है और पैसा लेकर की जाती है। इसकी जानकारी भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर को भी है, जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर को भी। तमाम ऑडियो वीडियो फतेहपुर सदर के डॉक्टरों के बारे में वायरल हो चुके हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाले ब्रजेश पाठक स्वयं फतेहपुर सदर अस्पताल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन फतेहपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा। कल कैबिनेट मंत्री श्री राकेश अचान के सामने ही पत्रकारों ने तमाम उनसे सवाल पूछे और कहा कि सदर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बाहर से दवाई लाने के लिए पर्चियाँ लिखी जाती हैं। मंत्री महोदय ने यह कहकर के पल्ला झाड़ लिया कि सरकार दवाइयों का पूरा पैसा देती है, इसलिए डॉक्टरों को बाहर की दवाएं नहीं लिखनी चाहिए और इसकी जांच सीएमओ साहब करेंगे। अरे माननीय मंत्री जी, सीएमओ साहब तो सदर अस्पताल के एक एक खेल से वाकिफ हैं ही, वो क्या जांच करेंगे जब उनके संरक्षण में ही ये सारा खेल चल रहा है। ये जांच तो आपको किसी उच्च स्तरीय बाहर के किसी अधिकारी से करानी चाहिए और दोषियों को दंडित कराना चाहिए, क्योंकि संविधान में सरकार की जो मूलभूत प्रावधान है सरकार के लिए, उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा प्रमुख। सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग के पास है। पुलिस विभाग का तो हाल ही जनपद में बेहाल है। जो वास्तव में पीड़ित है
उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही हैं और एफआईआर ऐसे लोगों की भी दर्ज कर ली जाती हैं जो कहीं न कहीं से उनको ओबलाइज कर देते। एक दो नहीं, कम से कम 4-6 थानों की मेरे पास पुख्ता जानकारियां हैं जहां गंभीर घटनाएं घटित हुई लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और पीड़ित लगातार मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो रहा। यही नहीं, कई तो इस जिले के प्रभारी मंत्री से भी रिकमेंडेशन करवा देते हैं पुलिस अधीक्षक को, लेकिन उसके बाद भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। शिक्षा विभाग का हाल तो उससे भी ज़्यादा बेहाल। कहीं किसी भी विद्यालय, अधिकांश विद्यालयों में न तो पूरे प्राथमिक शिक्षक हैं और न उनकी साफ सफाई का कोई इंतजाम। कई विद्यालय तो मेरे संज्ञान में ऐसे हैं जहां पीने का शुद्ध जल भी छात्रों के लिए मुहैया नहीं है। जब इतनी अव्यवस्थाएं हैं, आज स्वतंत्रता के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी, तो इस प्रदेश का, इस ज़िले का नागरिक ये कैसे उम्मीद करे कि आने वाले समय में ये सारी व्यवस्थाएं कुछ ठीक हो जाएंगी। हर मंत्री, हर जनप्रतिनिधि ये कहकर के पल्ला झाड़ लेता है कि ये तो दैवीय आपदा है, इसमें हम कर क्या सकते, जबकि उसके करने के तमाम साधन उनके पास पहले से मौजूद हैं। खासकर हरदौली में गिरे घर की घटना की यदि मैं चर्चा करूं तो वो घर लगभग 50 वर्षों से कच्चा बना हुआ और प्रधानमंत्री आवास योजना तो दुखंडे और तिखंडे तक में भी पास हो गए हैं इस ज़िले में, लेकिन उस कच्चे घर के मालिक को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया गया। कल माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उसका आवास तत्काल बनवाया जाए। काश यह आवास 6 महीने पहले बनवा दिया जाता तो क्या वो 3 लोगों की जानें इस तरह से चली जाती, वो 4 लोग इस तरह से गंभीर रूप से घायल हो जाते? शायद नहीं। लेकिन ये फतेहपुर है और ये उत्तर प्रदेश। यहाँ घटनाएं घटित हो जाने के बाद ही यहाँ का प्रशासन और शासन जगता है और उसके लिए कोई कार्रवाई करता है। तो क्या अब हर आदमी को घटना घटित होने का इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि कोई बड़ी घटना हो जाए तब पुलिस विभाग एफआईआर करेगा? जब कहीं के बच्चे, किसी स्कूल के बच्चे बीमार हो जाएं तब यहाँ का शिक्षा विभाग वहाँ पेयजल की व्यवस्था करेगा? क्या जब कोई मरीज अस्पताल में ही दम तोड़ दे तब यहाँ का स्वास्थ्य विभाग उसकी सुनेगा? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब उसका कहीं से दिखता नहीं, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि अब शायद जनता से ज़्यादा अपने दलों के लिए और दलों से ज़्यादा अपने निजी स्वार्थों के लिए प्रतिबद्ध हो गए। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।